तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है द हिंदू का, द पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स इट्स न्यू पाथवे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चूंकि जिस तरीके से मल्टीपोलरिटी या बहुपक्षीयता पर चर्चा की जा रही है और भारतीय विदेश नीति का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल बन करके उभर करके सामने आया है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स इट्स न्यू पाथवे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है आर्टिकल है जो कि द हिंदू में पब्लिश हुआ है। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जिनको समझने की आवश्यकता है। किस तरीके से ब्रिक्स के अंतर विरोध हैं, विरोधाभासी इसकी प्रवृत्ति उभर करके आई है, जिन उद्देश्यों के साथ ब्रिक्स जो है उभर करके बनाया गया था और वो अपने उद्देश्यों को किस सीमा तक इसने प्राप्त किया है और अब वो अंतर्विरोध क्या उभर के आ रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए जो है एक लंबी लाइन लगी है और अभी 2023-24 का अगस्त में जो ब्रिक्स का साउथ अफ्रीका में जो है प्रस्तावित इसका सम्मेलन है, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ इसका एक्सपेंशन भी हो सकता है। अगर हम बात करें नेम की, जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था या G77 था, ये कोल्ड वार इरा के ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं और इन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले किया है उस दौर में। कोल्ड वार के बाद धीरे धीरे इनकी जो प्रासंगिकता थी, रिलीवेंस थी, वो कम होती गई है, लेकिन अभी भी ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क जो है, इसकी मीटिंग ही जो है समिति जो है 2014 से नहीं हुई है, लेकिन इसका सेक्रेटरिएट वर्क करता रहा है। फिर हम आसियान को भी देख सकते हैं कि आसियान जो है अपने चाइना के साथ या म्यांमार के साथ जो उसके रिजर्वेशंस हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट जो है आसियान जो है फंक्शनिंग एक संस्था है। हालांकि इसके जो कम्युनिक्स जो हैं, इसके डिक्लेरेशन जो हैं हर साल जारी किए जाते हैं और काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, हालांकि उन पर इम्प्लीमेंटेशन उस सीमा तक सफलता के साथ नहीं देखा गया है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ब्रिक्स जो है इसकी जो प्रोग्रेस रही है वो बहुत ही रिमार्केबल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और इसके सेवरल अचीवमेंट्स रहे हैं। हालांकि इसको भी कई सेटबैक्स सामने लगे हैं। इसकी शुरुआत जैसे कि कोविड-19 आया तो कोविड-19 में इसका समिट नहीं हो पाया। फिर चूंकि ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण देश जो है वो भारत और चाइना, दो महत्वपूर्ण देश हैं और उसमें भारत चाइना के संबंध जो है वो बहुत प्रभावित हुए हैं, जिसमें गलवान क्लैश से ये प्रभावित हुआ है। यूक्रेन की जो क्राइसिस आई है उससे भी इस ब्रिक्स की जो परफॉर्मेंस है वो निगेटिवली इम्पैक्टेड हुई है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़ा है और जो इंडिया चाइना के रिलेशन का डैमेज इस ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचा है। इस सब के बावजूद भी ब्रिक्स की जो मेंबरशिप के लिए जो क्यू है वो बहुत लंबी है। विश्व के कई सारे देश, अगर हम मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में देखें तो सऊदी अरब है, फिर अफ्रीका में देखें तो इजिप्ट, अल्जीरिया है, मिडिल ईस्ट में ही यूएई है जो इसकी मेंबरशिप चाहते हैं, तुर्की इसकी मेंबरशिप चाहता है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं वो भी इसकी मेंबरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं, बांग्लादेश इसकी मेंबरशिप चाहता है, अफगानिस्तान इसकी मेंबरशिप चाहता है। तो वो क्या कारण है जिसके चलते ब्रिक्स जो है एक विरोधाभासी संस्था के रूप में, एक संगठन के रूप में उभर करके सामने आया है। हालांकि ब्रिक्स ने जो है जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल कई सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं और एक वेस्ट के कंपैरिजन में एक नॉन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ये उभरा है। वो क्या कारण है, अगर हम उस पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ब्रिक्स की जो प्रोग्रेस है और भारत की उसमें जो प्रासंगिकता है वो किस सीमा तक है और भारत के लिए ब्रिक्स में बने रहना और साथ ही साथ ब्रिक्स में भारत की जो भूमिका और जिस तरीके से चाइना का उभार हुआ है। अगर हम 21वीं सदी के 2 दशकों को देखें तो आर्थिक रूप से भी चाइना का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो चाइना का जो विस्तार है वो सैन्य रूप से भी उसने जिस तरीके से असर्टिव तरीके से अपनी प्रेजेंस को साउथ चाइना सी से लेकर के और जो उसने एक रोड एंड बिल्ड इनिशिएटिव लिया है, सीपैक लिया है और जो उसकी पर्ल पॉलिसीज है, उसके चलते क्या भारत के लिए ब्रिक्स में बने रहना कितना उपयोगी होगा और क्या ब्रिक्स के कंपैरिजन में भारत ने जो इप्सा संगठन बनाया था जो कि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का था, हालांकि उसको साउथ अफ्रीका ने को ब्रिक्स में शामिल करा के चीन ने इप्सा की जो रिलीवेंस थी उसको काफ़ी हद तक सीमित कर दिया, क्योंकि इप्सा का जो गठन हुआ था वो
2003 में हुआ था और उसके बाद से फिर इप्सा में जब साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स में शामिल हो गया तो फिर इसकी रिलेवेंस धीरे धीरे कम होती चली गई है। और फिर एक महत्वपूर्ण विषय है कि ब्रिक्स के देश जो थे उसमें जो वीटो पावर जिनके पास यूनाइटेड नेशंस में नहीं है, विशेष करके भारत हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, वो ये मान के चल रहे थे कि ब्रिक्स जो है इनकी इस डिमांड के लिए काम करेगा। हालांकि इस दिशा में रूस और चाइना दोनों ने जो है उस तरीके का अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया है जो इनको वीटो पावर के साथ यूनाइटेड नेशन में इनके रोल को ग्रेटर रोल के साथ रिप्रेजेंट कर सके। तो ये सारी लिमिटेशंस भी आती हैं। हालांकि इकोनॉमिकल फोरम पर अगर देखा जाए तो ब्रिक्स ने जियो पॉलिटिकल फोरम पर अगर एक और जहां उसने नॉन वेस्टर्न व्यू एक प्रोवाइड किया है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है और ब्रिक्स को हम G7 का एक अपोजिट प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज के अपोजिट कंट्रीज जो हैं शामिल है। चूंकि ये नेतृत्व चाइना के नेतृत्व में है, इसमें रशिया है और साथ ही साथ भारत और ब्राजील को भी इसमें शामिल किया गया है, साउथ अफ्रीका को भी शामिल किया गया। अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के जरिए से वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी जो वेस्टर्न कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके जरिए से वो विश्व की व्यवस्था को निर्धारित करते हैं, उसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक ने एक डेंट लगाया है। और अभी तक का जो न्यू डेवलपमेंट का जो रोल रहा है उसने लगभग $33 बिलियन के 96 प्रोजेक्ट को जो है सैंक्शन किया है। साथ ही साथ कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट के लिए भी इसने वर्क करना शुरू किया है और एक ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर को कम करने की दिशा में भी ये बैंक रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए, जैसा कि भी हमने बताया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसका जो रोल रहना चाहिए था, जिस तरीके से भारत और ब्राजील और अफ्रीका के केस को इसको पुट फॉरवर्ड करना चाहिए था, उस दिशा में ब्रिक्स ने अपनी भूमिका को नहीं निभाया है। और अगर हम चाइना के इस पूरे रोल को देखें तो चाइना ने एक तरीके का एक इनर टर्बुलेंस पैदा कर दी है, क्योंकि जो चाइना है उसका जो इन्फ्लुएंस है काफ़ी बढ़ा है पिछले 2 दशकों में। और चाइना ने जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की डिपेंडेंसी चाइना पर बढ़ी है उसकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो भी कहीं ना कहीं इसके इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है उसको शो करता है। और फिर ब्राज़ील जो है, बीजिंग जो है ये चाहता है कि एक कॉमन करेंसी लाई जाए इंट्रा ब्रिक्स के लिए ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी जो है इंटर ट्रेवलर्स करता है। तो कुल मिलाकर के कई सारे देश हैं जो G7 को ब्रिक्स को चाहते हैं कि इसका विस्तार हो। और अगर हम इस विस्तार में देखें तो आप देख सकते हैं कि टर्की है, सीरिया है, ईरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कजाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश हैं जो चाहते हैं ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं। और अगर इसका एक्सपेंशन होगा तो निश्चित रूप से इसका नाम भी बदलेगा। हालांकि इसके एक्सपेंशन को किस तरीके से किया जाए, अभी ब्रिक्स में 5 देश हैं तो एक प्रस्ताव ये माना जा रहा है कि प्रत्येक जो अभी ब्रिक्स का देश है वो 2 देशों को समर्थन दे सकता है, या इस तरीके से 10 देशों को जो है ब्रिक्स में शामिल किया जा सकता है, या फिर प्रत्येक सदस्य देश एक दूसरे देश को समर्थन दे सकता है। इस तरीके से 5 सदस्य देश जो हैं इसमें शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ब्रिक्स ने एक जीवन संगठन है और निश्चित रूप से ब्रिक्स की अपनी सीमाएं हैं, चाइना की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, चाइना का प्रभुत्व है, लेकिन अभी ये एक जीवन संगठन बना हुआ है और हमें ये देखना है कि किस तरीके से ब्रिक्स आगे अपनी भूमिका को बनाए रखेगा, या ये भी जो है जिस तरीके से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था या G77 था जिसने कोल्ड वार के टाइम में अपना एक रोल प्ले किया था, धीरे धीरे ये भी उसी दिशा में चला जाएगा, या भारत की भूमिका इसमें कहीं सीमित हो जाएगी, क्योंकि भारत के इंटरेस्ट अगर टकराएंगे जिस तरीके से भारत और चाइना के गलवान में और अब लद्दाख घाटी क्षेत्र में जिस तरीके से संघर्ष हुए हैं, तो उस दिशा में अगर सुधार नहीं आता है तो निश्चित रूप से ब्रिक्स के लिए ये एक बड़ा सेटबैक होगा। आप हमारे वीडियो को कैसा लगा इस पर अपना कमेंट दे सकते हैं। अगर प्रयास सही लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। ये अभी एक छोटा सा चैनल है लेकिन हम आपके सहयोग से की अपेक्षा रखते हैं। थैंक यू सो मच।